तो अचानक सुबह आके एक परिवार उठा के ले गया था। हम क्या कर सकते हैं, इस दुनिया में तो हमारे लिए कोई नहीं है। बहुत डर लग रहा। हम जहर नहीं है, हम बेगुनाह है। रोहिंग्या मुसलमान काफी लंबे समय से चर्चाओं में हैं, खबरों में है। उनके साथ हो रहा व्यवहार काफी क्रूर सा लगता है। उनके साथ हो रहा नरसंहार देखकर किसी का भी दिल ना पसीजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिलहाल जिंजवार पहुंचा है दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में, जहां पर रोहिंग्या मुसलमानों की एक बस्ती है और इस बस्ती में लगभग 55 परिवार रहते हैं और इस 55 परिवार के अंतर्गत 259 लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन यहाँ पे रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों का आरोप है कि बीते महीने यानी मार्च में इस बस्ती के 2 परिवारों को उठा लिया गया है बिना वजह के। यानी कि इस रोहिंग्या बस्ती में रहने वाले 2 परिवारों को बिना वजह पुलिस ने सिर्फ ये कह के उठा लिया है कि उनके पास ऊपर से ऑर्डर है और उनको डिटेंशन सेंटर में भेजना होगा। हमारे ऊपर इतना बुरी तरीका से इल्जाम आ रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा अचानक क्या हो गया। तो यहीं पर आया, आने के बाद रात को पुलिस आकर चेक इन किया, सब लोग सही सलामत है नहीं है। वो पूछताछ किया, पूछताछ करने के बाद तो उन्होंने कहा आराम से रहो। तो अचानक सुबह आके एक परिवार उठा के ले गया था। तो ले जाने के बाद हम लोगों ने पूछा क्यों ले जा रहे हैं, ये ऊपर का ऑर्डर है, हम बोल भी नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, इस दुनिया में तो हमारे लिए कोई नहीं है। तो हम इसमें कुछ कहेंगे, कुछ बोलूंगा तब भी तो उसका कोई वो नहीं रहेगा। मर सकते हैं हम, हमें मार दिया जाएगा, हमें मर, इतना रोहिंग्या मर गया, हमारे लिए कोई एक्शन लेने वाला नहीं है क्योंकि हमारा कोई जिम्मेदार नहीं है, लीडर नहीं है। तो हम किसको बोलो ये बात, हमें बोलते बोलते अभी ये आ रहा है दुनिया में इंसानियत खत्म हो गया। जो मतलब जो कमजोर है वो जहर खा के खत्म होना सबसे बेस्ट, वही में हम लोग समझ पा रहे हैं। आप पुलिस ने कुछ नहीं बोला, ऐसे ही सुबह आया 6 बजे के करीब आके उठा के लेके गया। तो वो 2 परिवारों को क्यों लेकर गए, कहाँ लेकर गए? मैम वो अंदरलोक में, यहाँ दिल्ली में अंदरलोक एक जगह है, वहाँ लेके गया। लोगों ने यहाँ देखने के लिए गया था, उनको लेके गया। उनका कोई रीजन नहीं है, उनका कोई मतलब किस लिए ले गया वो भी किसी को नहीं पता। तो अचानक से आया, लेके गया। ये पीछे जो आप घर देख रहे हैं, काली सी दीवार है, काली सी पन्नी चढ़ी है। ये वो पहला परिवार है जहां पर पुलिस ने मार्च के महीने में लगभग 24 मार्च को इस परिवार को उठा लिया था। मेरे आज 10 दिन आगे है, मेरे माँ बाप को उठा के यहाँ से बिना नहीं पूछ के पुलिस आके उठा के ले गया। क्यों उठा के ले गए, क्या था वो? क्या उठा के ले गया पता नहीं। मेरे फिर थाना के जाके पूछ कर क्या मेरे को माँ बाप को क्या लेके आया, कुछ इंक्वायरी करूंगा इसी बोला है। इंक्वायरी कर फिर 1 घंटा 2 घंटा रख के फिर डिटेंशन सेंटर में वो भेज दिया उसको। तो क्या इस दौरान आपके भाई को या आपके माँ बाप को मारा पीटा भी गया? मेरे छोटा दीनी भाई को मारा, नूर मोहम्मद को, वो 25 साल है मेरा भाई नूर मोहम्मद, उसको मारा। और 18 साल उस्मान गनी, उसको मारा। कब आ गए मेरे माँ बाप मेरे 2 छोटा भाई के गिरफ्तार कर लिया। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मेरे 4 बच्चे चले गए, मेरे बहुत डर लग रहा। अभी मेरे बहुत डर लग रहा, मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा हिंदुस्तान से। मसला तो कुछ नहीं है, पूछा पुलिस वाला ने ऊपर से ऑर्डर हो गया ऐसे बोलकर उठा कर ले गया। तो वो ऑर्डर क्यों दिया गया? मतलब आप लोग कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं यहाँ पे? ना हम तो मेहनत करके खा रहा हूँ, पूरा दिन लेबर की मिस्त्री के साथ हेल्पारी करके लेबारी काम करके 400-700 रुपए मिल जाती है शाम को अगर मेहनत करके। यहाँ पे जितने भी रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं वो आप सब यहाँ पे दिहाड़ी पे काम करते हैं? हाँ जी, सब मजदूरी करते हैं। तो पुलिस ने कोई वजह बताई है कि आप लोगों ने क्या किया या परिवार ने क्या किया? क्योंकि आपके माँ बाप तो बहुत एजेड है, 70 साल 80 साल, तो क्या वजह रही? वो तो हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं, काम करने नहीं पाते, बूढ़ा आदमी है,
बुजुर्गों आदमी है, हमारा मम्मी बीमार है, मम्मी को भी बीमार है, हमारा पापा का भी बीमार है। ऐसा कुछ आरोप लगाया कि कोई फर्जीवाड़ा कर रहे हैं या फिर आप कोई गैर कानूनी एक्टिविटीज कर रहे हैं? ना कुछ आरोप नहीं लगाया, ऐसे उठा कर ले गया था पुलिस वाला। कोई वजह तो बताई होगी? वजह तो कुछ नहीं नहीं बताई, तो डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। जी डिटेंशन सेंटर में ले गया, वो तो ले गया। उस दिन 26 थे, उस दिन 7 बजे हुए थे और सुबह 7 बजे थे और फैमिली को उठाया, दूसरा 31 तारीख को दूसरा फैमिली उठाया था। इन छोटी सी गलियों में निकलते हुए मुझे यहाँ पर काफी सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन जब मैं यहाँ महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो मीडिया कर्मियों को देखकर डरी हुई और सहमी हुई नजर आती है। उसके बच्चे से उठाया मुझे पता नहीं है, हम लोग पता नहीं था, इसलिए उठाया, पता नहीं। अच्छा, अब यहाँ कब से रह रही है? 2012 से। 12 से रह रही है। तो आपको मतलब आप ये अपना मतलब क्यों छुपा रही है मुझे से? मतलब कुछ आपको अजीब सा लगता है? अच्छा ये बताइए ना कि कोई कह रहा था कि यहाँ पर जो उनके पास कुछ गलत कागज पत्र थे, फर्जी, ऐसा कुछ था क्या? नहीं। हाँ? नहीं, कुछ गलत कागज कुछ नहीं था। तो क्यों उठाया, कोई वजह पता है आपको? नहीं पता, कुछ नहीं अभी बताया। बर्मा का हालत सारी दुनिया वालों जानता है, तो जानने के बाद हम लोगों को आपस में अगर डिपोर्ट करेगा तो इससे बेहतर मैं समझता हूँ, और हम लोगों को कहीं गाड़ी उड़ी भर के समुद्र में फेंक दिया जाए, बस आपका टेंशन भी खत्म हो जाएगा, हमारे टेंशन भी खत्म हो जाएगा। मैम बहुत डर है, क्या बताऊँ, हम लोगों को बहुत डर है, क्योंकि एक तो म्यांमार में हमने बहुत डर के जिंदगी जिया और वहाँ से बहुत मुसीबत से बच के इंडिया में आया। इंडिया में आके हम लोग सोचा था हम बहुत सुरक्षित में आ गया, लेकिन यहाँ पे भी वही हाल है जो बर्मा में हो रहा है, वो यहाँ पे भी हम लोग के ऊपर हो रहा है। तो अब पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। जब हमारे हाथ में डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो हम कैसे अपना हाथ में डॉक्यूमेंट कैसे ले आ सकता हूँ? जब बांग्लादेश में आया था वहाँ पे हमारे हाथ में डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि अपना गाँव तो उन्होंने जला दिया, घर बाड़ी सब कुछ जला दिया। जलाने के बाद डॉक्यूमेंट वगैरह सब जल गया था, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एक जुड़े कपड़ा है, तो अपना जान बचाने के लिए तो भागना पड़ेगा ना। जो अराकान स्टेट है उन्होंने रकाइन स्टेट बना लिया, जो पहली बर्मा था अब म्यांमार बन गया। तो दुनिया वालों तो अंधा तो नहीं है, दुनिया वालों देख रहा है, नाम भी चेंज करवाया, हमारे स्टेट भी चेंज करवाया। इसलिए मतलब ये है हमारी जो स्टेट है पहाड़ों से बहुत कीमती सामान निकलता है, वो मैं अपना आंखों से देखा है, देख के बात कर रहा हूँ। तो इस तरह हालत उन्होंने देखा है, मिलिट्री हुकूमत ने देखा है, देखने के बाद उन लोगों को ऐसा प्लान बनाया किस तरह करके इन लोगों को निकालना ही पड़ेगा किसी तरह करके। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अचानक हमें मारने के लिए शुरू कर दिया। तो हमें उस जगह को खाली करना, उस जगह को चाइना का हाथ में ले आकर काम करवाना और बड़े बिजनेस करवाना। तो इस तरह करने के लिए हम लोगों को मार के भगाया था। हम लोगों ने ऐसे सामने खड़ा इसलिए हुआ, यह हमारे देश है, हम यहाँ रहूंगा, यहाँ के बिना कहीं नहीं जाऊंगा हम। अगर जब तक उन्होंने कहा जब तक अपना देश से नहीं निकालोगे तब तो हम गोली मार के निकाल दूंगा। अभी भी बर्मा में रेंगून में पब्लिक को मार रहा है। पहले दुनिया वालों ऐसा विश्वास नहीं किया, ये रोहिंग्या वालों को जुल्म नहीं किया, उन्होंने कुछ गलत किया तो होगा, दुनिया वालों ऐसा सोचा था। तब दुनिया वालों को समझ में आ गया ये किसका गलती है, रोहिंग्या वालों गलती है, ये कि म्यांमार और मिलिट्री हुकूमत का गलती है। अब दुनिया वालों समझ गया मिलिट्री हुकूमत का पूरा गलती है। दिल्ली में अगर 10 साल हो गया, एक बार आग लग गया था वहाँ जो हाथकोंडी सिंह का जगह में, किसने लगा दिया वो भी पता नहीं है। आग लगकर पूरा हमारे सामान वगैरह सब कुछ जल गया, लेकिन जान बचा, अल्लाह ने हमारे जान बचा लिया। मैंने सुना था डिटेंशन कैंप जेल है, जेल से भी खतरनाक है, ऐसा मैंने सुना में आ रहा, क्योंकि डिटेंशन कैंप के बारे में एक वीडियो उठाया था वो आसाम में, वो हम लोगों ने वीडियो देख के हम लोग बहुत डर गया। उसमें बहुत ऐसे जगह आया, जेल से भी खतरनाक है वो। तो
मतलब वैसे ही मैडम, क्या बताओ, कोई कोई डिटेंशन में मर जाएगा, कोई रास्ते में मर जाएगा, कोई जेल में मर जाएगा, कोई मिलिट्री मार देगा, कोई ऐसे ही है हमारा हाल। हमारा तो कोई नहीं इस दुनिया में। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, जो जिसके जो कमजोर लोग हैं, खास तौर पर मेरा बात कह रहा हूँ, मुझे ये समझ में आया, दुनिया में इंसानियत खत्म हो गया। जो कमजोर है, जो गरीब है, जो मुश्किल में है, जो जिनका कोई नहीं है, वो जहर खा के खत्म हो जाना सबसे बेहतरीन लग रहा है, और कोई रास्ता नहीं हमारे। हम लोग तो बार बार सरकार की तरफ से, बस हमारी तरफ से मांगता हूँ, हम लोगों को इस हालत में डिपोर्ट ना करें, क्योंकि हमारे भी जीवन है, हमारे भी जिंदगी है, हमारे लाइफ तो आधी खत्म हो गया। हमारे बाप दादा को कितना जुल्म खाकर बर्दाश्त किया, अब हमारी बारी आया, हम बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए हम अपना देश छोड़ करके तब इंडिया में आया था। ऐसा नहीं है, अपना वतन छोड़ करके कोई नहीं चाहता है भाग दौड़ना, क्योंकि अपना वतन होता है अपनाई के लिए बहुत बढ़िया होता है, इसलिए हम इंडिया को रिस्पेक्ट करता हूँ। सरकार जैसा है ऐसा ही तो हम लोगों को मानना ही पड़ेगा। ये बात नहीं तो हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसा भी कह नहीं सकता, क्योंकि कानून जो फैसला करेगा वो तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी हक है, हमारे जो मांग है वो तो हमेशा मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार को न्याय चाहता है। तो हम लोगों को जब देख रहा है, दुनिया देख रहा है, न्याय हो रहा है, इसलिए हम लोगों को ये मांग है, इस हालत में हमें वहाँ पर ना भेजिए। तो सुबह से शाम हो चुकी है और मैं यहाँ पर यानी कि कालिंदी कुंज में स्थित कंचन कुंज इलाके में हूँ, जहाँ पर रोहिंग्या बस्ती है। और यहाँ के लोगों से मैं सुबह से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये लोग इतने डरे हुए हैं कि मीडिया को देखकर ये कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन किसी भरोसे के साथ इनसे मैंने फिर भी बात करी है। गृह मंत्रालय अपनी रिपोर्ट में कहता है कि 2012 में लगभग 40,000 रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर भारत में आए थे गैर कानूनी तरीके से, जिन्हें घुसपैठिया करार दिया गया। अगर हम अनऑफिशियल तरीके से बात करते हैं, अनऑफिशियल रिपोर्ट की बात करते हैं, तो तकरीबन 1 करोड़ का ये आंकड़ा है, जिसमें रोहिंग्या मुसलमान हैं वो गैर कानूनी तरीके से यहाँ मौजूद है। लेकिन उनकी स्थिति हम लगातार आपको दिखा रहे हैं उनके मन में, क्योंकि म्यांमार से ये लोग प्रताड़ित लोग हैं और भारत में सिर्फ इसी वजह से आए हैं कि इनको भरोसा था कि भारत में इनको सुकून भरी ज़िंदगी मिलेगी, चैन मिलेगा, इनको उच्च शिक्षा मिलेगी, प्यार मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति लगातार बनी हुई है, जो लगातार क्रूरता रोहिंग्या मुसलमानों के साथ दिखाई जा रही है, हो रही है, उसको लेकर ये लोग बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और 2 दिन पहले जिस तरीके से 2 परिवारों को उठा लिया गया जबरन, अब इनके मन में वो खौफ बना हुआ है कि कभी भी उनका भी नंबर आ सकता है और कभी भी इन रोहिंग्या मुसलमानों को उठाकर डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा।